हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडेक्स 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो अब तक क्या पढ़ा हमने वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे डेली आपको रिवाइज करवाता हूँ किसी भी क्लास से पहले। आपका भी काम होता है क्या कि क्लास एंड होने के बाद रात को सोने से पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाए। चलो फटाफट से देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। डेफिनेशन की हमने बात किया था। डेफिनेशन में क्या था? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या होता है? सर, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होते हैं टेंजिबल आइटम्स दैट आर हेल्ड फॉर, क्यों रख रखा है आपने? यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और दूसरा काम क्या हो सकता है? रेंटल टू अदर्स। तीसरा काम क्या हो सकता है? खुद के एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज के लिए। ओके, एंड these tangible items are expected to be used for more than one accounting period. Okay, पीपीई में क्या शामिल है? बेयर प्लांट शामिल है, मतलब कोकोनट ट्री, मैंगो ट्री, ओके, रबर ट्रीज एक्सेट्रा, जो खुद गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो लिविंग एनिमल्स हैं या लिविंग प्लांट्स है अदर देन बेयर प्लांट्स आर नॉट पीपीई। ओके, डन। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। रिकॉग्निशन मतलब आप पीपीई को बुक में कब रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। तो कहा किसी भी पीपीई को, किसी भी एसेट को हम एसेट कब मानेंगे? पीपीई आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट इफ एंड ओनली इफ, दो कंडीशन पूरा होना चाहिए। एक तो क्या? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ओके, फिर हमने देखा कि भाई स्पेयर पार्ट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट, सर्विसिंग इक्विपमेंट, क्या ये पीपीई होते हैं? तो कहा अगर वो डेफिनेशन रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं तो यस वो पीपीई होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। फिर कहा अगर इनसिग्निफिकेंट आइटम्स हो, छोटे 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 छोटे, तो क्या कहा का सबको क्या करना? एग्रीगेट वैल्यू में देखना और फिर चेक करना कि पीपी है कि नहीं है। सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट इक्विपमेंट के लिए क्या कहा कि भैया वो तो पीपी होते हैं, आंख बंद करके उनको पीपी बोल देना। फिर बात आती है कि चलो आप बुक्स को रिकॉर्ड कर लेंगे, बुक्स में पीपी को रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन वैल्यू क्या रहेगा, मेजरमेंट क्या रहेगा? तो का इनिशियल मेजरमेंट और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की हमने बात की थी। इनिशियली मतलब सबसे फर्स्ट टाइम जब एसेट को बुक में रिकॉर्ड करते हो तो किस पे रिकॉर्ड करना? कहा कि देखो तुम खरीद के लिए आए हो, तो जो भी पे किया है तुमने ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद, ऑब्वियसली जो भी तुमने पे किया है, कैश डिस्काउंट नहीं, केवल ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो भी तुमने पे किया है, प्लस उसमें कोई टैक्स वगैरह आपने ऐसा दिया जिसके रिगार्डिंग आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला है, कोई भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस उसको प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन तक लाने का जो भी खर्चा होता है, और सालों बाद आपको कोई जगह को रीस्टोर करके देना है, वैसी की वैसी लोकेशन, वैसी जैसी आज है वैसी बना के कर देना है आपको, उसको बोलते हैं डीकमीशनिंग का खर्चा, डिसमेंटलिंग का खर्चा, या यूं कहें रीस्टोरेशन का खर्चा। तो वो जो बाद में लगना है 10 साल बाद, 15 साल बाद, उसको भी हम क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में आज पीपीई कॉस्ट का पार्ट मानेंगे। ओके सर, डन है? बिल्कुल। ये आप देखना कि क्या क्या इंक्लूड्स हैं और क्या क्या इंक्लूड्स नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वगैरह। तो अगर ट्रायल रन करवाया जाता है मशीनरी से तो उसमें जो भी खर्चा लगा है वो पीपीई कॉस्ट का पार्ट होगा, और उससे अगर कोई प्रोडक्शन हो गया तो सर, उससे कोई प्रोडक्शन हुआ तो वो पीपीई कॉस्ट में से कम कर दिया जाएगा। ओके, कोई इनॉग्रेशन का खर्चा, कोई ट्रेनिंग का खर्चा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑपरेटिंग लॉसेस, रीलोकेशन का खर्चा, ये सब पीपीई कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सर, वो डीकमीशनिंग का जो खर्चा होता है, जो हमें 10 साल बाद, 15 साल बाद पे करना है, तो वो आज तो पे नहीं कर रहे हैं, तो हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे? ऑब्वियसली तुम कैसे रिकॉर्ड करोगे? जब तुम पीपीई खरीदोगे तो जितना तुमने पीपीई के लिए अभी पे कर दिया वो तो टू बैंक हो जाएगा। कोई उधारी रख लिया मान लो अभी, तो सप्लायर हो जाएगा। और वो अमाउंट जो आपको 10 साल बाद या 15 साल बाद डीकमीशनिंग का देना है, रीस्टोर करने का देना है, तो उसके लिए तुम एक लायबिलिटी क्रिएट कर लोगे, दैट इज टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। ओके, सिंपल। चलिए, डन है क्या? हाँ सर, डन है। डीकमीशनिंग, अच्छा स्पेलिंग सही नहीं है, लिख दो यार, डीकमीशन और ING, डीकमीशनिंग अकाउंट। डन। फिर क्या करना होता है? क्योंकि आपने इसको प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स पे लिखा, क्योंकि आपने इसको प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स पे लिखा, तो अब हर साल आपको क्या करना होगा? इसको अनवाइंडिंग करना होगा। मतलब आपने जो पहले डिस्काउंटिंग किया है, अब आपको उसमें हर साल, उस वैल्यू में हर साल लायबिलिटी इंक्रीज करना होगा। क्योंकि जैसे कि लायबिलिटी थी मान लो कितने की, 5 साल बाद मुझे ना 10 साल बाद मुझे 5 लाख रुपए देने थे। 10 साल बाद मुझे 5 लाख रुपए का खर्चा आना था 10 साल बाद, और डिस्काउंटिंग रेट 10% मान लेते हैं, तो 1 डिवाइड बाय 1.10 किया,
1 2 3 4 5 5 साल बाद ही कर लेते हैं, काम करते हैं 5 साल बाद। तो 0.621 मैंने इसको 5 लाख इंटू 0.621 कितने पे रिकॉर्ड किया? 3,10,500 पे मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब मुझे क्या करना है? मैंने आज लायबिलिटी कंसीडर किया 3,10,500, लेकिन एक्चुअली 5 साल बाद तो मुझे 5 लाख रुपए पे करने हैं, तो हर साल मुझे इस लायबिलिटी को इंक्रीज करना होगा। ओके, इसको बोलते हैं हम अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। और इसके लिए मुझे क्या एंट्री करना होगा? हर साल लायबिलिटी में इंक्रीज करना होगा, कितना से? 10% से। तो मैं प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग करता रहूंगा, हर साल क्रेडिट होता रहेगा, लायबिलिटी इंक्रीज होता रहेगा। और फाइनेंसिंग चार्जेस, फाइनेंस चार्जेस क्या होते जाएंगे? डेबिट होता जाएगा। डेबिट क्या करना है अपने को? फाइनेंस चार्जेस। क्या करेंगे? फाइनेंस चार्जेस डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डेबिट कर दिया जाएगा। डिस्काउंटिंग करके आप इंटरेस्ट एलिमेंट को तो हटाते हैं, अब आप क्या कर देंगे? इंटरेस्ट का हर साल खर्चा बुक करेंगे ओवर द पीरियड। ओके, डन। इसी को अनवाइंडिंग बोला जाता है। फिर डेफर्ड कंसिडरेशन है। डेफर्ड कंसिडरेशन मतलब आप पेमेंट क्या कर रहे हैं? बियॉन्ड द नॉर्मल क्रेडिट पीरियड कर रहे हैं। बनता मान लो 15 दिन में पेमेंट करना है, 30 दिन में पेमेंट करना है, आप कर रहे हो 6 महीने बाद, साल भर बाद, तो भैया इसमें एक इंटरेस्ट एलिमेंट जुड़ा हुआ होगा जिसको आपको अलग करना होगा। तो आपको पीपी को रिकॉग्नाइज किस पे करना है? कैश प्राइस पे रिकॉर्ड करना है, कैश प्राइस पे। ओके, चलिए एक्सचेंज ऑफ एसेट में क्या होगा? एसेट के बदले कोई दूसरा एसेट दे दिया, तो जो हमने एसेट एक्वायर किया है वो हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे? तो का पहली प्रायोरिटी पहले क्वेश्चन में फाइंड आउट करना फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, ना हो तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, और ये भी ना हो तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन को आप कंसिडर करेंगे। चलिए सर, कभी कभी ना कॉमर्शियल सब्सटेंस लैक करता है। लैक कैसे करता है? वहां पे जब एक्सचेंज हो रहा है एसेट का, तो वहां पर क्या हो रहा है सर? कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है। जैसे मैंने गोडाउन का एग्जांपल दिया था, मैंने स्टूडियो का एग्जांपल दिया, भैया मेरा यहाँ पर है, किसी और साइंस वाले का कहीं और पे है, हमको अपना लोकेशन चेंज करना था, कोई दिक्कत नहीं, वो एक्सचेंज कर लिया हमने हमारा एसेट, वहां कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं था, सेम वैल्यू का एसेट हमने चेंज कर लिया। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो नहीं करना है, सिंपली हम एसेट एक्वायर्ड को किस पे रिकॉर्ड करेंगे? कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन। किस पे रिकॉर्ड करेंगे? कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने पढ़ा था सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मतलब बैलेंस शीट में पीपी को हर साल कैसे रिकॉग्नाइज रिकॉर्ड किया जाएगा, शो किया जाएगा, किस वैल्यू पे शो किया जाएगा। तो गाइस इसके लिए दो मॉडल है, एक कॉस्ट मॉडल, एक रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल में सिंपली आपने जितने में खरीदा था उसमें से हर साल जितना जितना डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो गया वो लेस कर दो और आप उसे बैलेंस शीट में शो कर दो। हाँ, अगर कोई इंपेयरमेंट लॉस भी है, जो कि हम इंडेक्स 36 में बात करेंगे, याद है, कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट, अगर कैरिंग अमाउंट से रिकवरेबल अमाउंट कम है तो इंपेयरमेंट लॉस कंसिडर करना होता है। तो अगर कोई इंपेयरमेंट लॉस है तो वो भी लेस कर दिया जाएगा। अच्छा, रिवैल्यूएशन मॉडल मतलब? रिवैल्यूएशन मॉडल मतलब आप क्या करेंगे? बैलेंस शीट की डेट को एसेट को रिवेल करेंगे, फेयर वैल्यू डिसाइड करेंगे। तो जिस दिन आपने फेयर वैल्यू डिसाइड किया उस दिन तो ठीक है, बैलेंस शीट में उस दिन वो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर, अगले साल क्या होगा? अगले साल क्या होगा? अगले साल का डेप्रिसिएशन उस फेयर वैल्यू में से लेस कर देना और उस अमाउंट पर बैलेंस शीट में शो कर देना। और अगले साल कोई इंपेयरमेंट लॉस हो गया हो तो कोई बात नहीं जी, वो भी लेस कर देना, सिंपल। अगले साल मतलब सब्सिक्वेंट बोला गया, सब्सिक्वेंट जिस टाइम आपने फेयर वैल्यू डिसाइड किया उसके आने वाले सालों में अगर कोई डेप्रिसिएशन है, इंपेयरमेंट लॉस है, तो वो लेस करने के बाद आने वाली बैलेंस शीट में आपको शो करना होगा। क्लियर? नाउ फिर क्या कहा? रिवैल्यूएशन कब करते हैं? कहा अगर वॉलेटाइल ज्यादा है, वैल्यूएशन में ज्यादा चेंजेस आते हैं तो हर साल कर लो, अदरवाइज 3 से 5 साल में एक बार कर लो। कहा हर क्लास के लिए, एंटायर क्लास ऑफ एसेट के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल आप मतलब आप कर रहे हो, जैसे आप रिवैल्यूएशन टू बी अप्लाइड फॉर एंटायर क्लास ऑफ एसेट। मतलब क्या हुआ? अगर फर्नीचर को रिवेल कर रहे हो तो सारे फर्नीचर को रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखना होगा। ऐसे नहीं कि एक फर्नीचर को तुमने रिवैल्यूएशन मॉडल पे रख लिया, दूसरे फर्नीचर को तुमने कॉस्ट मॉडल पे रख लिया, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, फिर उसके बाद कहा कि भैया ये भी बिल्डिंग है, ये भी बिल्डिंग है, शक्ल देखो सेम है क्या? मैंने कहा नहीं सेम है, दोनों का यूज अलग अलग है, एक ऑफिस बिल्डिंग है, एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, तो भैया ये डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट में आएगा। चलिए आगे देखो। फिर कहा कि जब भी अगर रिवेल करेंगे तो रिवेल करने पे क्या होता है? या तो गेन होगा या लॉस होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन उस केस में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का हम क्या करेंगे? तो कहा पहला ऑप्शन तो क्या? एलिमिनेट कर दो। पहला ऑप्शन तो क्या? एलिमिनेट कर दीजिए, एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एलिमिनेट कर दीजिए, मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट अपनी बुक से हटा दीजिए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्या होता है सर? क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको हटाने के लिए क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा, और उसको डेबिट करेंगे तो एसेट को क्रेडिट कर देंगे। ऐसा करने पर क्या होगा? एसेट की वैल्यू हो जाएगी कम और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जितना भी बनता है उस एसेट पर वो
हट जाएगा, अपनी बुक से हटा दिया जाएगा। ओके, फिर क्या करोगे, फिर अगर गेन हो रहा है तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो एसेट टू रिवोल्यूशन गेन, और अगर कम हुआ तो रिवोल्यूशन लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। फिर बात आई थी कि इस रिवोल्यूशन गेन को और लॉस को किधर ट्रांसफर किया जाएगा, याद है, फर्स्ट टाइम रिवोल्यूशन, सेकंड टाइम रिवोल्यूशन, ये सब हमने बातें की थी। ग्रॉस अप्रोच में क्या था, ग्रॉस अप्रोच में एलिमिनेशन नहीं होता, एलिमिनेट नहीं किया जाएगा। तो एलिमिनेट नहीं करेंगे तो क्या होगा सर, एलिमिनेट नहीं करेंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें गेन और लॉस पता करना होगा कि कितना गेन हुआ है कितना लॉस हुआ है। कैसे देखोगे कि जो भी गेन या लॉस है डिवाइड बाय कैरिंग अमाउंट, उतना परसेंटेज से आपको अपनी ओरिजिनल कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंस को इंक्रीज और डिक्रीज कर देना। गेन हुआ है तो इंक्रीज करना, और लॉस हुआ हो तो डिक्रीज कर देना। ओके, इंक्रीज और डिक्रीज के लिए एंट्री क्या करोगे, अगर इंक्रीज करना है एसेट का वैल्यू तो एसेट अकाउंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को इंक्रीज करना है तो उसको क्रेडिट करो, और डिफरेंस में रिवोल्यूशन गेन चला जाएगा। ओके, और अगर कम करना है तो इसको डेबिट करना, एसेट को क्रेडिट करना, और रिवोल्यूशन लॉस डेबिट कर देना बैलेंसिंग में। चलिए डन है क्या, बिल्कुल सर डन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर हमने बात किया था ये रिवोल्यूशन गेन और लॉस का आखिर करना क्या है। मैंने कहा था अगर फर्स्ट टाइम रिवेल कर रहे हो और गेन हो रहा है तो गेन को हम कहां ट्रांसफर करेंगे, गेन को हम ट्रांसफर करेंगे ओसीआई एनआर, तुम्हारा पॉकेट। और अगर लॉस हो गया फर्स्ट टाइम रिवेल करने पर तो हम पप्पा मम्मी पीएनडल को डेबिट कर देंगे, ठीक है डन। अच्छा, सब्सिक्वेंट सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम अगर रिवेल हो रहा है सब्सिक्वेंट रिवेल्यूशन, तो उस केस में क्या किया जाएगा, अगेन अगर गेन हो रहा है, अगेन अगर गेन हो रहा है तो क्या करना, खुद की पॉकेट में डाल लेना। पहले लॉस था और अभी फिर से लॉस हो रहा है तो फिर मुंह उठा के चले जाना पप्पा मम्मी के पास। ध्यान किस में रखना है, पहले गेन था और अब लॉस है, अब लॉस है तो क्या करोगे, जितना पहले गेन हुआ था, जितना आपने ओसीआई में क्रेडिट किया था, उतना आप पहले ओसीआई डेबिट करोगे। तो डेबिटेड टू ओसीआई एनआर, कितना, अप टू अमाउंट अर्लियर क्रेडिटेड, जितना पहले आपने क्रेडिट किया है उतना अमाउंट पहले ओसीआई एनआर में डेबिट करना। देन एनी एक्सेस, देन एनी एक्सेस, मतलब पहले गेन हुआ था मान लो 10,000 का, अभी लॉस हो रहा है मान लो 15,000 का, तो 10,000 तो ओसीआई में डेबिट होगा, ऊपर का 15,000 5,000 एक्सेस अमाउंट will be debited to P&L, will be debited to P&L, सिंपल डन। ऐसे ही गेन में ध्यान रखना, गेन में क्या होगा, पहले लॉस था तो आपने पीएनएल डेबिट किया था, अभी गेन होगा तो क्या अपनी पॉकेट में डाल लोगे, नहीं, पहले पप्पा मम्मी को देके आना है ना। तो पहले क्या करना, जो गेन हुआ उसको क्रेडिट किधर करोगे, क्रेडिटेड टू पीएनएल, क्रेडिटेड टू पीएनएल, कितना, अप टू अमाउंट अर्लियर डेबिटेड, जितना आपने पहले डेबिट कर दिया था उतना अमाउंट आप पहले वापस पीएनएल में क्रेडिट करो। देन उसके बाद एनी एक्सेस अमाउंट, मतलब पहले मान लो लॉस 10,000 का था, अभी गेन 15,000 का है, तो पहले 10,000 का जो लॉस आपने पीएनएल में डेबिट किया था वो 10,000 पीएनएल में क्रेडिट करना, ऊपर के 5,000, देन एक्सेस अमाउंट will be credited to OCI NR, OCI NR, सिंपल डन। चलिए, मैंने कहा था जगह छोड़ देना, क्यों, क्योंकि अभी मैं लिखवाया नहीं था उस दिन, जानबूझ के नहीं लिखवाया था, मैंने कहा था रिवीजन करेंगे ना तब लिखेंगे, अपन रिवीजन करेंगे तब लिखेंगे। चलो आगे बढ़ेगा, बिल्कुल सर, याद हुआ। नाउ नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग। गेन हुआ था तो गेन हुआ तो आपने क्या किया था, रिवैल्यूएशन गेन को किधर ट्रांसफर किया सर, रिवैल्यूएशन गेन को तो हमने ओसीआई में ट्रांसफर किया था। ओसीआई में कौन सी हेडिंग में गया होगा वो, ओसीआई तो ओसीआई में गया, फिर ओसीआई के थ्रू अदर इक्विटी में गया, ठीक है। जैसे आपको एसेट को रिवेल करने पर गेन हुआ तो आपने किया एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन गेन,
ये रिवोल्यूशन गेन किधर गया सर? ये गया OCI NR में गया। ओके, फिर OCI NR से ये किधर जाएगा? OCI NR से ये चला जाएगा अदर इक्विटी में। अदर इक्विटी, और अदर इक्विटी में भी हेड कौन सा? अदर इक्विटी में भी कौन सा हेड? रिवैल्यूएशन सरप्लस। रिवैल्यूएशन सरप्लस। ओके, तो अल्टीमेटली रिवैल्यूएशन गेन किधर ट्रांसफर हुआ? रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा अदर इक्विटी में। डन। कोई भी गेन लॉस पहले P&L में आता है, फिर बैलेंस शीट में चला जाएगा। सेम वैसे ही, तो पहले P&L के भी तो दो पार्ट हो गया, OCI में जाएगा, तो अभी OCI के थ्रू अदर इक्विटी बैलेंस शीट में चला जाएगा अदर इक्विटी। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में गया। अब कहा कि ये रिवैल्यूएशन सरप्लस आपने क्रिएट तो कर दिया, वापस हटेगा कब? क्योंकि हर डेबिट का एक ना एक दिन क्रेडिट होता है और हर क्रेडिट का एक ना एक दिन डेबिट होता है। तो ये रिवैल्यूएशन सरप्लस कब हटेगा सर? मैं कहा देखो, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस कब हटेगा? व्हेन पीपी इज डिस्पोज्ड ऑफ। जब आप पीपी को बेच देंगे। जब पीपी बेच देंगे तो कंपल्सरीली क्या करना है आपको? फुल अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस will be transferred to retained earnings। अगर आपने पीपीई को बेच दिया, तो क्या होगा? जितना भी रिवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस बचा हुआ है उस टाइम, जितना भी रिवैल्यूएशन सरप्लस में एग्जिस्ट करता है बैलेंस उस एसेट के रिगार्डिंग, उतना अमाउंट आप रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दो। क्यों? क्योंकि जब वो एसेट ही नहीं रहा तो उसके रिगार्डिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस क्यों दिखाना? अब वो फ्री हो गया, अब वो रिजर्व फ्री हो गया, तो उसको उठा के रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दो। ओके, रिटेन अर्निंग्स में कौन सा प्रॉफिट जाता है? P&L में जो आपने दिखाया होता है वो प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस वाला कैसे जाएगा? रिटेन अर्निंग्स में। जब आपने एसेट बेच दिया तो अब आप देखोगे अच्छा एसेट बेच दिया है, जो भी रिवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस उठा के क्या कर देना? रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देना। अच्छा, दूसरा एक और ऑप्शनल क्या है? ऑप्शन क्या है आपके पास? ऑप्शन ये है कि क्योंकि आपने एसेट को रिवेल किया तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई। अब बढ़ी हुई अमाउंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, बिल्कुल। तो बढ़ी हुई अमाउंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो आपको अब P&L पे एक्स्ट्रा बर्डन आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। एक्सेस डेप्रिसिएशन, ठीक है ना? एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन P&L। सो इक्वल अमाउंट can be transferred to retained earnings every year। आपको हर साल क्या करना होगा? उतना अमाउंट रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देना होगा। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हमने बात किया था और इसके रिगार्डिंग हमने कहां तक क्वेश्चंस कर लिए थे सर? हमने ना क्वेश्चंस कर लिए थे 7 तक हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। डन। ओके, चलिए अब हम क्या बात करें सर? अब हम बात करते हैं आगे डेप्रिसिएशन। देखो मेरे को ना रिकॉल करवाने में 19 मिनट्स लग गए हैं, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आपका ये और प्रिपेयर होता जाएगा। इसको ऐसा मत समझो कि अरे हमारा टाइम लग रहा है। किसी को लग रहा है कि डिवीजन नहीं करना तो एक अलग बात है, मैं घर से करके आया हूं तो एक अलग बात है, स्किप कर फटाफट भी पढ़ सकता है वो, ठीक है। बट हाँ, 19 मिनट्स लगे, एक बार मैंने सारा रिकॉल आपको करवा दिया। ये आपके लिए आगे चल के बहुत हेल्पफुल रहेगा। कभी आगे चल के आपको सिर्फ ये मार्क कर लो कि सर यहाँ पे अच्छा रिविजन करवाया था सर ने, तो हम क्या कर लेते हैं, यही सारे वीडियोस देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सब बहुत हेल्प करता है, लास्ट में पूरा क्लासेस नहीं देखना पड़ता आपको। चलो देखो, डेप्रिसिएशन क्या है सर? सर बचपन से पढ़ता आ रहा है, 11th क्लास में चैप्टर हुआ करता था डेप्रिसिएशन का, ठीक है। एसेट की वैल्यू हर साल क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। क्यों? आप उसको यूज करते हो, अच्छा यूज भी नहीं करते हो तो भी पड़ी पड़ी भी वैल्यू कम हो जाती है। तो क्या हुआ? मतलब डेप्रिसिएशन क्या है? पासेज ऑफ टाइम वगैरह है ना, वियर एंड टियर सब पढ़ा है तुम लोगों ने, बिल्कुल। तो अभी डेफिनेशन क्या है? इट इज द सिस्टमेटिक। अच्छा एक काम करेंगे, लिख लें क्या इसको भी पहले? चलो इसको भी लिख लेते हैं अपन, है ना, डायरेक्ट यहां से पढ़ाने के बजाय तुमको लिखवाते हैं ना। चलो देखो,
लिखो डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तो बोर कम होंगे ना, फिर उसके बाद नोट से पढ़ लेंगे अपन। सो डेप्रीशिएशन क्या होता है? सिंपली सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रीशिएबल अमाउंट, सिस्टमेटिक allocation of depreciable amount। ओके सर, ये डेप्रीशिएबल अमाउंट क्या होता है? डेप्रीशिएबल अमाउंट क्या होता है? डेप्रीशिएबल अमाउंट मतलब जितना भी एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट है, जितना भी एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट है माइनस स्क्रैप वैल्यू। आपको लगता है कि एसेट को यूज करने के बाद उसको एस्टिमेटेड जो भी उसका यूजफुल लाइफ है उसको यूज करने के बाद लास्ट में इतना अमाउंट बच जाएगा, फिर भी बेचने से हमें मिल जाएगा, वो हटा दीजिए। मतलब मुझे लगता है कि एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख है और 10 साल बाद इसका स्क्रैप वैल्यू 10,000 रुपए तो मुझे मिल ही जाएगा। तो 90,000 इज द डेप्रीशिएबल अमाउंट जो मुझे उन 10 ईयर्स में, 10 साल बाद, मतलब 10 साल एसेट का यूजफुल है तो 10 ईयर्स में मुझे उस 90,000 को क्या करना है? सिस्टमेटिकली अलोकेट करना है पीएनएल में। अलोकेशन मतलब पीएनएल में अपने को यहाँ पे अलोकेट करना है। अब ये अलोकेशन का तरीका क्या रहेगा? ये 90,000 हर साल पीएनएल में कैसे जाएंगे, कैसे ट्रांसफर होंगे, कितना अमाउंट ट्रांसफर करें? तो कहा देखो इसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं, इसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं। कौन कौन से? एसएलएम है, मतलब हर साल इक्वल आप डेप्रिशिएट कर दो। डब्ल्यूडीवी है, मतलब हर साल आप अपनी डेप्रिशिएशन लेस होने के बाद जो कैरिंग अमाउंट बचेगा उस कैरिंग अमाउंट पर अगेन डेप्रिशिएशन का रेट चार्ज करो। सर ऐसा क्यों होता है? ये कभी एसएलएम कभी डब्ल्यूडीवी ऐसा क्यों करते हैं? डिपेंड करता है उस एसेट से आपको फ्यूचर बेनिफिट कैसे मिलना है। अगर आपको लगता है कि भैया ये जो एसेट है ना इससे हमको हर साल इक्वली बेनिफिट मिलेगा तो एसएलएम चार्ज करो। आपको लगता है नहीं जी हमको हर साल इक्वली नहीं, हमको है ना स्टार्टिंग में तो नई नहीं होती है, ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, फिर धीरे 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 पुरानी होती जाएगी, वैसे वैसे बेनिफिट्स भी कम होता जाएगा, तो डब्ल्यूडीवी चार्ज कर लो, डब्ल्यूडीवी मेथड यूज कर लो, फॉलो कर लो। और अगर आपको लगता है नहीं जी ये हमारी मशीन तो ना स्पेशल है, इसमें ना लाइफ ऐसे नहीं होती ईयर्स में, तो मैंने कहा कैसे होती है? तो कहा कि भैया ये तो होती है यूनिट्स में, डिपेंड करता है कि कितनी यूनिट्स आपने बना ली, उसके बेसिस पर ये एसेट क्या होती है? डेप्रीशिएट होती है। मतलब जैसे यूनिट्स फिक्स है, मान लो 50,000 यूनिट्स बनेगी इस मशीन से, अब 50,000 में से मान लो 10,000 यूनिट्स इस बार बन गई, तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि 20% एसेट डेप्रीशिएट हो गई है। और इस बार 5,000 ही बनी हो तो 5,000 ही यूनिट बनी हो तो हम कहेंगे 10% ही एसेट डेप्रीशिएट हुई है। तो जहां पे नंबर ऑफ यूनिट्स फिक्स्ड है कि भैया इस मशीन से इतना ही प्रोडक्शन होगा, तो जैसे जैसे प्रोडक्शन करेंगे वैसे वैसे एसेट डेप्रीशिएट होगा। तो हमें कौन सा मेथड यूज करना होता है? प्रोडक्शन यूनिट मेथड। तो 3 मेथड सजेस्ट किए गए हैं, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी और प्रोडक्शन यूनिट मेथड। फोर्थ वन नहीं है, बस 3 ही मेथड आपको सजेस्ट किए गए हैं। ओके, फिर कहा डेप्रिसिएशन पीरियड, डेप्रिसिएशन चालू कहां से करोगे, स्टार्ट कहां से करोगे डेप्रिसिएशन पीरियड, और एंड कहां पे करोगे डेप्रिसिएशन पीरियड? तो कहा देखो ऐसा है, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं ना, एक तो डेट होती है कि जिस दिन एसेट अवेलेबल हो गया, अवेलेबल फॉर यूज, अवेलेबल फॉर यूज। एक डेट होता है क्या? जिस दिन एसेट क्या है? पुट टू यूज, एक्चुअल में आपने यूज करना स्टार्ट कर दिया। ओके, डेप्रिसिएशन कहां से स्टार्ट हो जाएगा? डेप्रिसिएशन कहां से स्टार्ट हो जाएगा बताओ? जिस दिन आपके पास एसेट यूज करने के लिए अवेलेबल है, या जिस दिन आपने एक्चुअली एसेट यूज करना स्टार्ट किए। एक तो जिस दिन आपके पास एसेट यूज करने के लिए अवेलेबल है कि इस दिन से आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, 1 अप्रैल 2026 से आप यूज कर सकते हैं। 1 जन करेंगे, 1 जन, ये लो 1 जन कर देते हैं। 1 जन 2026 से आप यूज करने के लिए एसेट रेडी है, लेकिन आपने यूज करना स्टार्ट कब से किया?
1 अप्रैल 2026 से। कब तक चलेगी एसेट? कब तक चलेगी? जब तक हम इसको बेच नहीं देंगे। तो डिस्पोज ऑफ जब तक नहीं हो जाएगा तब तक हम डेप्रिशिएट करते चलेंगे। लेकिन चालू किधर से करेंगे? चालू किधर से करेंगे? अवेलेबल फॉर यूज से या पुट टू यूज से? बताइए, सोचिए, लगाइए दिमाग, लगाइए थोड़ा सा तो दिमाग लगाइए। अवेलेबल फॉर यूज या पुट टू यूज? सर यूज तो इसी दिन से चालू कर रहे हैं ना, टैक्स में भी पढ़ा है सर। अगर किसी ने ऐसा किया तो गलत हो जाएगा, अगर ऐसा किया तो गलत हो जाएगा। क्यों? अकाउंट कहता है भैया जिस दिन एसेट यूज करने के लिए अवेलेबल हो गया है, आप डेप्रिशिएट करना वहीं से स्टार्ट करें। एक बात बताओ, आपने तो यूज किया ही नहीं, चालू ही नहीं किया, बस बना के रख दी, क्या ऐसे डेप्रिशिएट नहीं होगी? होगी ना। तो टैक्स वाले क्यों करते हैं सर? अरे मैं कैसे बता सकता हूँ कि टैक्स वाले कैसे करते हैं? मैं थोड़ा ना टैक्स का फैकल्टी हूँ, ठीक है। तो जो करते हैं जैसा करते हैं भाई, कुछ तो सोच के करते ही होंगे, ठीक है ना। हमारे अकॉर्डिंग भैया एसेट पड़ी भी है तो भी डेप्रिशिएट हो रही है, ठीक है। मान लो आपने कोई लैपटॉप खरीदा और आपने उसको यूज नहीं किया 1 साल तक, ठीक है। आपने क्लासेस देखने के लिए लैपटॉप खरीदा और आपने उसको यूज ही नहीं किया क्योंकि आपने मस्ती मारने में रह गए, तो क्या लैपटॉप की वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होगी? अच्छा आईफोन ले लो यार, तुम लोग आईफोन तुमने लिया 1 साल, तुमने यूज नहीं किया, रखा बॉक्स में, अनबॉक्सिंग भी नहीं किया, अब क्या होगा? क्या आईफोन की वैल्यू कम हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो पुट टू यूज का जरूरत नहीं है, जैसे ही अवेलेबल फॉर यूज है एसेट की वैल्यू डेप्रिशिएट होती जाती है। चलिए डन। तो अवेलेबल फॉर यूज से यहां से यहां तक का डेप्रिशिएशन पीरियड रहेगा। ओके, डेप्रिशिएशन पीरियड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए डन है यहां तक का। सर नोट्स में चलेंगे एक बार, चलो। It is systematic allocation of depreciable amount to P&L over its useful life. To P&L over its useful life. Okay. depreciable amount क्या होता है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू बोल दो, स्क्रैप वैल्यू बोल दो, एक ही बात है। डेप्रिसिएशन के मेथड एसएलएम हुआ, डब्ल्यूडीवी हुआ, प्रोडक्शन यूनिट हुआ। डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन रेवेन्यू इज अनएप्रोप्रिएट। कोई बोल दे कि देखो जी मेरी तो इस साल कोई कमाई नहीं हुई मेरी एसेट से, तो मैं डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करूंगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, तुम्हारी कमाई हो या ना हो डेप्रिसिएशन फिर भी चार्ज करना पड़ेगा। ओके, डेप्रिसिएशन पीरियड कहां से? कमेंसमेंट कहां से होगा? व्हेन एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज, और सेसेशन मतलब सीज कब हो जाएगा? डेप्रिसिएशन रोक कब दोगे? व्हेन एट अर्लियर ऑफ क्या? हेल्ड फॉर यूज, एसेट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर यूज और डी रिकॉग्नाइज्ड। डी रिकॉग्नाइज्ड मतलब डिस्पोज्ड ऑफ या नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी एक्सपेक्टेड। मतलब चालू तो होगा वो तो पता है सर, अवेलेबल फॉर यूज से। खत्म कब होगा? जब आप उसे डिस्पोज्ड ऑफ कर देंगे, मतलब बेच देंगे। डिस्पोज्ड ऑफ मतलब बेच देंगे। नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एज एक्सपेक्टेड मतलब जो भी वैल्यू उसको अब आप क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। अब आपको लग रहा है कि कोई बेनिफिट मिलेगा ही नहीं उस एसेट से। अब बैलेंस शीट में अगर कोई फिर भी एसेट की वैल्यू शो कर रखी है तो हम क्या करेंगे? मैं कहा यार इससे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलने वाला अब, और बिकने वाली भी नहीं है, तो हम इसको राइट ऑफ कर देंगे, मतलब अपनी बैलेंस शीट से उस एसेट वैल्यू को हटा देंगे। ओके, तो उसको बोलते हैं डी रिकॉग्नाइज करना। उसको बोलते हैं क्या? डी रिकॉग्नाइज करना। तो या तो डी रिकॉग्नाइज कर दोगे या क्या कर दोगे? एसेट को क्लासिफाइड, क्या क्लासिफिकेशन रखोगे उसका? हेल्ड फॉर सेल। हेल्ड फॉर सेल कि भैया ये एसेट हमने क्या रखी है? बेचने के लिए रख रखी है। अब हेल्ड फॉर सेल में ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना आप रोक देंगे। अगर एसेट को क्लासिफाई कर दिया जाता है हेल्ड फॉर सेल तो यस, अब आप उसके बाद उस एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। ओके डन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। रेजिडुअल वैल्यू हमें पता होता है कि भैया रेजिडुअल वैल्यू क्या है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के बाद हमको जो एक्सपेक्टेड है वैल्यू की हमको मिल जाएगा, दैट इज रेजिडुअल वैल्यू। ओके, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, इफ रेजिडुअल वैल्यू एक्सीड्स कैरिंग अमाउंट, मतलब तुम डेप्रिसिएशन लगाते लगाते एसेट की वैल्यू को इतना कम कर दिए, एसेट की वैल्यू कैरिंग अमाउंट मतलब बैलेंस शीट में कितना शो रहा है, इतना कम कर दिए कि भैया रेजिडुअल वैल्यू भी उससे ज्यादा है, तो अब आगे डेप्रिसिएशन मत लगाना यार, कहीं तो शर्म करो। एसेट को इतना डेप्रिशिएट कर दिया, इतना डेप्रिशिएट कर दिया कि वो रेजिडुअल वैल्यू से भी कम चला गया, उसका कैरिंग अमाउंट जो बुक में वैल्यू शो हो रहा है वो कैरिंग अमाउंट रेजिडुअल वैल्यू से भी कम चला गया, तो अब भैया अब तो डेप्रिसिएशन मत लगाओ, तो डेप्रिसिएशन अब चार्ज नहीं किया जाएगा, जीरो रहेगा। यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ क्या होता है? इज द पीरियड फॉर विच एसेट इज लाइकली टू रिमेन इन सर्विस।
कितने टाइम तक वो सर्विस में रहेगा, काम करता रहेगा। ओके, यूजफुल लाइफ मे बी शॉर्टर देन द इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ से यूजफुल लाइफ क्या हो सकती है, कम हो सकती है। मान लो कि मैं हूं, है ना, अब मैं हूं तो मेरे हाथ में ना ऐसा बिल्कुल मोबाइल नहीं टिकता है, मोबाइल टिकता ही नहीं है ना। मैं शॉर्ट टेम्पर नहीं हूँ, ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं शॉर्ट टेम्पर हूँ, है ना, कि मैं फोन गिरा देता हूँ वगैरह, नहीं, गिराना भी होता है तो ऐसे बेड पे गिराते हैं, टेंशन नहीं है ना उसका, नहीं। लेकिन मैं बिल्कुल भी अच्छे से हैंडल नहीं करता, तो गिरता पड़ता रहता है, मान लो। अब वैसे तो इसका मोबाइल का लाइफ 5 साल, मोबाइल का इकोनॉमिक लाइफ 5 साल, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए यूजफुल लाइफ क्या रहेगा, या इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी वगैरह, जो भी रहेगा 5 चलेगा, लेकिन मेरे लिए यूजफुल लाइफ क्या रहेगा, 3 साल रहेगा। अब मेरे को डेप्रिशिएट कितने साल में करना है एसेट को, क्या मुझे उसकी इकोनॉमिक लाइफ में करना है या उसकी यूजफुल लाइफ में करना है? सर मेरे लिए यूजफुल कितने टाइम के लिए, 3 साल के लिए। मेरे लिए काम का कितना, 3 साल के लिए। तो डेप्रिशिएट भी कितने में करूंगा, 3 साल में करूंगा, भले ही उसकी इकोनॉमिक लाइफ 5 साल। बेच दूंगा 3 साल बाद, जो पैसा मिलेगा 1000 2000, ठीक है, अच्छी बात है। ओके, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट क्या डाला है भैया यहाँ पे, नोट, लैंड एंड बिल्डिंग आर कंसिडर्ड सेपरेट एसेट। अच्छा, फॉर डेप्रिसिएशन, हम लोगों की आदत है ना ऐसा, बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग ऐसा साथ में चिपकाते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्कुल वो बिल्डिंग बनी है वो लैंड पे तो बनी है, तो ऐसा नहीं दिखाते कि लैंड अलग से दिखा रहे हैं, बिल्डिंग अलग से दिखा रहे हैं। हाँ, अगर अगर बिल्डिंग बनी ही नहीं, मतलब बनी भी नहीं है, सिर्फ लैंड है, तो हम ठीक है सिर्फ लैंड दिखाते हैं, लेकिन हमारी आदत है लैंड एंड बिल्डिंग हम साथ में दिखाते हैं। तो का डेप्रिसिएशन पर्पज से भाई लैंड अलग है, बिल्डिंग अलग है, इवन व्हेन दे आर एक्वायर्ड टुगेदर। तुमने एक साथ में कहता होगा ये सर, मैंने जब बिल्डिंग खरीदी थी तो मैंने ऐसा मोल भाव किया ही नहीं, ये लैंड और ये बिल्डिंग अलग अलग किया ही नहीं था। कोई बात नहीं, डेप्रिसिएशन पर्पज से तुमको सेपरेट करना पड़ेगा, लैंड को अलग करना पड़ेगा, बिल्डिंग को अलग करना पड़ेगा। ओके, तो क्योंकि लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, ये नॉन डेप्रिशिएबल एसेट होता है जनरली। लैंड एक, अब आर्ग्यू मत करना कि कोई कोई लैंड सर है ना डेप्रिशिएबल भी होता है, मोस्टली नॉन डेप्रिशिएबल एसेट होता है। मोस्टली लैंड क्या होता है, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट होता है। ओके, डन। तो इसलिए मुझे अलग अलग करना पड़ेगा। अच्छा, फिर बात आती है क्या, डे टू डे सर्विस कॉस्ट, मेंटेनेंस का कॉस्ट, तो क्या इसको क्या करेंगे, तो क्या इसको पीएनएल में चार्ज कर देना, खत्म करना, ठीक है, इसको भी पीएनएल में ट्रांसफर करके खत्म करना, पीपी कॉस्ट का पार्ट मत मान लेना। डन। चलिए अभी ये डेप्रिसिएशन वाला पार्ट कंप्लीट है ना। एक कंपोनेंट अकाउंटिंग और पढ़ते हैं, फिर अपन करेंगे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस, क्योंकि कंपोनेंट अकाउंटिंग भी क्या है, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। सर ये क्या चक्कर कंपोनेंट अकाउंटिंग, मैंने कहा देखो कंपोनेंट अकाउंटिंग क्या होता है ये देखते हैं अपन। आ जाओ बाजू में, लिखो कंपोनेंट अकाउंटिंग। कंपोनेंट अकाउंटिंग, कंपोनेंट अकाउंटिंग। ओके सर, इसमें क्या होगा, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, कंपोनेंट अकाउंटिंग मतलब क्या है, सुनो। जैसे कोई बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग है और उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी कॉस्ट कितनी है, 90 लाख। उसकी कॉस्ट कितनी है, 90 लाख। ओके, अब ये जो बिल्डिंग है, कैसे बनती है सर, बिल्डिंग में तो बहुत सी और भी एसेट लगती है, जैसे कोई बिल्डिंग है उसमें एक तो उसका स्ट्रक्चर होता है, कोई जैसे लिफ्ट लगा रखी है वो भी हो सकता है, और कुछ कोई एसी प्लांट्स वगैरह लगवा रखे हैं अपन ने, डक्टिंग सिस्टम लगवा रखा है, मतलब कुछ भी। तो कोई बिल्डिंग है उसमें अपन ने क्या कर रखा है, सेंट्रलाइज कूलिंग सिस्टम हो गया, लिफ्ट वगैरह लग रखी है, ऑफिस बिल्डिंग है, और स्ट्रक्चर जो है वो तो है ही। तो सबकी लाइफ क्या सेम होती है, नहीं सर, सबकी लाइफ यूजफुल लाइफ सेम हो ऐसा जरूरी तो नहीं। तो अगर अगर सबकी लाइफ अलग अलग है, मतलब मैं स्ट्रक्चर खड़ा किया, एक लिफ्ट मंगवाई, लिफ्ट परचेज की, वो भी उस बिल्डिंग में ही लगी हुई है, और एसी प्लांट वो भी उस बिल्डिंग का ही पार्ट है। तो मैंने तो बिल्डिंग खरीदी थी 90 लाख में, लेकिन मुझे पता है कि भैया अलग अलग स्ट्रक्चर की जो वैल्यू है, स्ट्रक्चर की जो वैल्यू है वो है 70 लाख, लिफ्ट की जो वैल्यू है
वो है 5 लाख और एसी प्लांट की जो वैल्यू है वो है 15 लाख। तो इस तरीके से मैंने उस बिल्डिंग के तीन कंपोनेंट डिसाइड किए, कितना 90 लाख था ना, 90 लाख में से मैंने 70 अलग कर दिया, 90 माइनस 70 माइनस 5 अलग कर दिया और 15 अलग कर दिया। ठीक है, ओके सर ये कहां से लाया वैल्यू? और मैं घर से लेके आया रहे अपने, ऑब्वियसली डीम्ड वैल्यूज होती हैं ये, है ना। अच्छा अब इनकी लाइफ की बात करते हैं, पर्सनल हो रहे हैं ना, हाँ लाइफ की बात करते हैं। 50 इयर्स इसका लाइफ मान लेते हैं, लिफ्ट का लाइफ 10 इयर्स मान लेते हैं और एसी प्लांट का लाइफ अपन 15 इयर्स मान लेते हैं, 15 साल। बताइए अब डेप्रीशिएशन कैसे चार्ज होगा? सर इस बिल्डिंग पे डेप्रीशिएशन 90 लाख, 50 साल के लिए चार्ज करूं, 10 साल के लिए चार्ज करूं या 15 साल के लिए चार्ज करूं? कितने साल में इस 90 लाख को अलोकेट किया जाएगा बताइए? 50 इयर्स, 10 इयर्स या 15 इयर्स? सोचो, या ऑप्शन डी भी दे देता हूं, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन डी दे देता हूं, नन ऑफ द अबव। तो सर देखो ऐसा है, जब हमको पता ही है कि ये अलग अलग कंपोनेंट है और इनका अलग अलग लाइफ है, तो हर कंपोनेंट को उसकी पर्टिकुलर, उसकी पर्सनल लाइफ में एलोकेट करो। बिल्कुल, स्ट्रक्चर का 70 लाख 50 इयर्स में एलोकेट करो, लिफ्ट का 5 लाख 10 इयर्स में एलोकेट करो, एसी प्लांट का 15 लाख 15 इयर्स में एलोकेट करो। तो कुछ इस तरीके से हमें क्या करना होगा? डेप्रिशिएट करना होगा, और जितना भी डेप्रिशिएशन बनेगा इसका 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 टोटल करना और 90 लाख में से लेस कर देना, सिंपल। तो हम क्या लिखते हैं? इन दिस केस, in this case depreciation will be calculated, depreciation will be calculated separately for each component. ओके, हर कंपोनेंट के लिए डेप्रिसिएशन क्या किया जाएगा? अलग अलग चार्ज किया जाएगा। चलिए डन है क्या? सिंपल, आसान था। चलो अब अपन क्या आ जाते हैं, अपन नोट्स में आते हैं, वहां पे पढ़ते हैं। तो कहा व्हेन एसेट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट सिग्निफिकेंट पार्ट्स, कंपोनेंट जिनको हमने बोला, तो कहा एक एसेट है अलग अलग पार्ट से मिलकर बनी है, दैट हैव डिफरेंट यूजफुल लाइफ, इसका अलग अलग यूजफुल लाइफ भी है। ईच पार्ट मस्ट बी डेप्रिशिएटेड सेपरेटली, हर पार्ट को अलग अलग डेप्रिशिएट किया जाएगा। अब तुम ऐसे मत कर देना, सिग्निफिकेंट पार्ट बोला है, इसे छोटे छोटे नहीं, और ये 100 रुपए का आइटम है, ये 200 रुपए का आइटम, ऐसा नहीं चलेगा। तो सिग्निफिकेंट पार्ट है, डेप्रिशिएट करना कैसे? अलग अलग डेप्रिशिएट करना होगा। की पॉइंट्स क्या क्या है देखो, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना मेजर कंपोनेंट। अ सिंगल एसेट मे हैव मल्टीपल सिग्निफिकेंट कंपोनेंट। अ बिल्डिंग हैज रूफ, लिफ्ट, एसी प्लांट, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स वगैरह, हर एक का अपना अपना लाइफ होता है। ओके, कैपिटलाइज ईच कंपोनेंट सेपरेटली, सबको अलग अलग कैपिटलाइज करना, मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट शुड बी एलोकेटेड टू ईच कंपोनेंट बेस्ड ऑन जितने भी, जैसे मैंने 90 लाख में बिल्डिंग खरीदा, तो मेरे को क्या करना है, उस बिल्डिंग को अलग अलग देखना है कि स्ट्रक्चर का कितना, लिफ्ट का कितना, एसी प्लांट का कितना। तो क्या हर एक कंपोनेंट को क्या करना होगा, पे वैल्यू आपको अलोकेट करना होगा। अब अलोकेट कैसे करोगे? या तो वेंडर ने आपको ब्रेक डाउन करके दिया होगा कॉस्ट करके, देखो ये स्ट्रक्चर का चार्ज कर रहा हूं मैं, ये लिफ्ट का चार्ज कर रहा हूं मैं, ये एसी प्लांट का चार्ज कर रहा हूं। अगर मेरे को ऐसा अलग अलग वैल्यू नहीं मिला, मान लो बाई चांस मुझे ऐसा वैल्यू अलग अलग नहीं दे रखा, मुझे वेंडर ने बताया ही नहीं कि मैं इसका इतना चार्ज कर रहा हूँ, इसका इतना चार्ज कर रहा हूँ, मैंने पूछा भी नहीं, तो अब क्या करना, कोई ना कोई बेसिस तो रहेगा ना, कोई ना कोई दिमाग के बेसिस पे तो रहेगा ना, तो हम उस बेसिस पे क्या करेंगे, कंपोनेंट को अलग अलग करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन में कैसे होगा। वो बेसिस कुछ भी हो सकता है, वो बेसिस कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन वाला कुछ भी दे सकता है कि भैया फेयर वैल्यू के बेसिस पे एलोकेट कर दो, या कोई और अदर फैक्टर हो सकता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहां लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग डिसाइड कर सकते हैं कंपोनेंट का वैल्यू। फिर कहा कि हर कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन क्या लगेगा, अलग लगेगा, ईच कंपोनेंट सेपरेटली। ओके,
जैसे लिफ्ट का 10 साल, बिल्डिंग स्ट्रक्चर 60, इलेक्ट्रिकल फिटिंग 15, तो सब पे अलग अलग लगेगा। कंपोनेंट की जो कॉस्ट है डिवाइड बाय इंडिविजुअल यूजफुल लाइफ। अच्छा, फिर फोर्थ पॉइंट, रिप्लेस कंपोनेंट। कभी जैसे स्ट्रक्चर तो हमारे एग्जांपल में स्ट्रक्चर की लाइफ 50 साल, लिफ्ट 10 साल में क्या करनी पड़ेगी, रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो अब क्या होगा, रिप्लेस करना है तो ये वाला लिफ्ट हटेगा, नया लिफ्ट आएगा। ऐसे केस में क्या करोगे, ध्यान रखना, रिमूव द कैरिंग अमाउंट ऑफ द ओल्ड कंपोनेंट फ्रॉम बुक्स। जो भी बुक में पुरानी वाली लिफ्ट का कैरिंग अमाउंट चल रहा होगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। जब भी रिप्लेस करना पड़ेगा तो कैरिंग अमाउंट पुरानी वाली को तो हटा देंगे और नया कंपोनेंट को क्या कर लिया जाएगा, कैपिटलाइज कर दिया जाएगा। मतलब जो भी वैल्यू ऑफ एसेट है, जो भी कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट है ना, कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपीई, कैरिंग अमाउंट ऑफ जो पीपीई है जिसमें अलग अलग कंपोनेंट है, उसमें से अगर कोई एक कंपोनेंट आप रिप्लेस कर रहे हैं तो जो रिप्लेस कर रहे हैं उसका कैरिंग अमाउंट आप इस पीपीई से हटा देंगे। कैरिंग अमाउंट ऑफ कंपोनेंट रिप्लेस्ड, जो आप कंपोनेंट रिप्लेस किए हैं उसका कैरिंग अमाउंट क्या कर देंगे, पीपीई के कैरिंग अमाउंट से हटा देंगे, प्लस ऐड क्या कर देंगे, कॉस्ट ऑफ न्यू कंपोनेंट, कॉस्ट ऑफ न्यू कंपोनेंट, ओके, कॉस्ट ऑफ न्यू कंपोनेंट एक्वायर्ड, ये आप क्या कर लेंगे, इसे आप ऐड कर देंगे। और अब ये हमारे पास आ गया रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपीई। अब ये हमारे पास आ गया है रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपीई। ओके, डन है। चलिए, समझ में आया क्या, बिल्कुल सर, डन। तो ये रिवाइज अमाउंट ऑफ पीपी आ जाएगा। फिर एक स्पेशल नोट भी दिया, किसका, कॉस्ट ऑफ मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरहॉल, कॉस्ट ऑफ मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरहॉल। कभी कभी किसी पर्टिकुलर एसेट के लिए क्या होता है, ये मैंडेटरी होता है कि आपको इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट, गवर्नमेंट कहती है कि भैया हर 3 साल 5 साल जो भी है वॉट एवर टाइम पीरियड चेंज भी हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा सपोज करो हर 5 साल में आपको इंस्पेक्शन करवाना ही पड़ेगा। हाँ अभी इंडिगो ना, हाँ, तो इंस्पेक्शन करवाना ही पड़ेगा। अब इंस्पेक्शन करवाना ही पड़ेगा तो क्या होगा, अब इंस्पेक्शन करवाना होगा तो एक मोटा खर्चा आएगा। अब मोटा खर्चा आएगा तो क्या करें सर, क्या इसे भी कंपोनेंट की तरह ट्रीट करें, तो कहा इन इनिशियल कॉस्ट ऑफ पीपीई द कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। जब तुमने वो एयरक्राफ्ट खरीदा था आपने कुछ पे किया होगा, बिल्कुल हमने सर 1 करोड़ अमाउंट पे किया था। उस 1 करोड़ में, अच्छा जब वो आपको एयरक्राफ्ट मिला था, क्या वो इंस्पेक्शन के बाद मिला होगा, क्या आपने सब कुछ देख के लिया होगा कि हाँ पर्टिकुलर बढ़िया काम कर रहा है एकदम सब कुछ, यस। तो क्या उस टाइम इंस्पेक्शन हो रखा था, हाँ हो रखा था। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखना कि उस टाइम इंस्पेक्शन हो रखा था तो पहले उस इंस्पेक्शन को एक कंपोनेंट कंसिडर करना और उस इंस्पेक्शन का अमाउंट देखना कितना है, क्योंकि वो उसका यूजफुल लाइफ अलग होगा और एयरक्राफ्ट का जो बॉडी वगैरह है, इंजन वगैरह, उसका जो यूजफुल लाइफ है वो अलग होगा। ओके, तो मतलब कोई एयरक्राफ्ट है, ठीक है, कोई एयरक्राफ्ट है, कोई एयरक्राफ्ट जिसका बॉडी पार्ट जो हो सकता है वो अलग हो सकता है, जो मेन बॉडी पार्ट है उसका यूजफुल लाइफ अलग हो सकता है, इंजन का अलग हो सकता है, ठीक है ना, व्हील्स वगैरह का अलग हो सकता है। ओके, और ऐसे ही उसमें एक हम ये ऐड कर देते हैं, क्या, इंस्पेक्शन कॉस्ट। इसको एक हमेशा सेपरेट, इसको एक हमेशा क्या करना, सेपरेट कंपोनेंट कंसिडर करना। ओके, तो जब आपने एयरक्राफ्ट खरीदा होगा तब भी उसमें क्या होगा, ये बाइफर्केशन करना पड़ेगा कि इंस्पेक्शन कॉस्ट कितना था, बॉडी पार्ट का वैल्यू क्या था, इंजन का वैल्यू क्या था, या फिर एयरक्राफ्ट में इसका वैल्यू कितना था और इंस्पेक्शन का वैल्यू कितना था, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे वो कितना कंपोनेंट हमको देता है। लेकिन हाँ, इंस्पेक्शन को क्या करना है, ट्रीटेड एज सेपरेट कंपोनेंट, ट्रीटेड एज सेपरेट कंपोनेंट।
ओके, और केवल एयरक्राफ्ट में ही जरूरी नहीं है, कोई और भी एसेट हो सकती है जिसमें मेजर इंस्पेक्शन करवाना मैंडेटरी हो, इंस्पेक्शन होता ही होता हो, जहां पे मोटा खर्चा आता है इंस्पेक्शन का, तो उसको एक सेपरेट कंपोनेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। ओके, तो कहा इन इनिशियल कॉस्ट ऑफ पीपी द कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो जब आपने एयरक्राफ्ट खरीदा होगा तो इंस्पेक्शन की कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड होगी उसमें। देयरफॉर डेप्रिशिएट दैट कॉस्ट सेपरेटली अप्लाइंग कंपोनेंट अकाउंटिंग, उस पर अलग से कंपोनेंट अकाउंटिंग लगाना और इंस्पेक्शन की जो कॉस्ट है अलग से डेप्रिशिएट होगी। फिर व्हेन फर्दर इंस्पेक्शन इज कैरिड आउट, मान लो इन फ्यूचर, ऑब्वियसली मान लो क्या इंस्पेक्शन तो होगा, हर 5 साल में बोला इंस्पेक्शन करवाना, तो 5 साल बाद जब इंस्पेक्शन किया जाएगा तो जो नया इंस्पेक्शन हुआ है उसकी कॉस्ट को आप क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज्ड करेंगे इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपीई, जैसे कि यहां पे किया था कॉस्ट ऑफ न्यू कंपोनेंट एक्वायर्ड। वैसे ही जब इंस्पेक्शन होगा आगे चल के 5 साल बाद, तो उस इंस्पेक्शन की जो कॉस्ट है वो आप पीपीई की कैरिंग अमाउंट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एंड रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट इफ एनी ऑफ द प्रीवियस इंस्पेक्शन, उसको भी अलग कंपोनेंट कंसीडर किया ना, तो अगर कोई उसका रिमेनिंग अमाउंट है जो डेप्रिशिएट अभी तक नहीं हुआ है, उसे अपनी बुक से क्या कर दिया जाएगा, डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब अगर आप कोई मेजर इंस्पेक्शन या ओवरहॉल करवाते हैं तो उसको एक सेपरेट कंपोनेंट ट्रीट करना है, स्टार्टिंग से डेप्रिशिएट अलग करना है, फिर जब रिप्लेस होगा तो उसको कंपोनेंट की तरह ट्रीट करना कि जो रिप्लेस हो गया उसका कैरिंग अमाउंट आप हटा देंगे और नया कंपोनेंट की कॉस्ट ऐड कर देंगे। सेम वैसे ही इंस्पेक्शन की ऐसी कोई वैल्यू जो अभी तक बुक्स में है, हटी नहीं, अभी तक कैरिंग अमाउंट अभी भी शो कर रहा है, तो उसको हटा देना बुक से और न्यू इंस्पेक्शन कॉस्ट को अपनी पीपी की कैरिंग अमाउंट में ऐड कर देना। सिंपल। चलिए एग्जाम्पल देखो, A building costing 90 lakh has the following component। क्या कंपोनेंट है, एक बिल्डिंग जिसका कॉस्ट 90 लाख है, 90 लाख है, फॉलोइंग कंपोनेंट, अलग अलग कंपोनेंट बता दे, स्ट्रक्चर 70, लिफ्ट, अरे सर ये तो हमारा वाला एग्जांपल है, डेप्रिशिएशन बताइए कितना कितना होगा, तो मैंने कहा हर कंपोनेंट पे अलग अलग लगेगा। स्ट्रक्चर पे 70 लाख कितने साल में एलोकेट होगा, 50 ईयर्स में। लिफ्ट 5 लाख कितने साल में एलोकेट होगा, 10 ईयर्स में। एसी प्लांट 15 लाख कितने साल में एलोकेट होगा, 15 साल में एलोकेट होगा। डन। तो 70 लाख डिवाइडेड बाय 50 किया, कितना आएगा सर, 70 लाख डिवाइड बाय 50, 1,40,000, 1,40,000 स्ट्रक्चर डेप्रिशिएट होगा। फिर 5 लाख डिवाइड बाय 10 करेंगे, 5 लाख रुपए हर 50,000 रुपए हर साल लिफ्ट का अमाउंट डेप्रिशिएट होगा। और एसी प्लांट 15 लाख डिवाइड बाय 15 करोगे, हर साल 1 लाख रुपए ये डेप्रिशिएट हो जाएगा। डन, सिंपल। तो अलग अलग डेप्रिशिएशन करना, फिर आप क्या करोगे, ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग इसकी एक्चुअल में कॉस्ट कितनी होगी सर, ये 17 और 20 90 होगी, 90 लाख। तो बिल्डिंग जो 90 लाख का है बैलेंस शीट में कैसे शो होगा, बिल्डिंग माइनस डेप्रिशिएशन कितना, 1,40,000, 50,000 और 1 लाख, 2,90,000 वैल्यू क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट करनी है और फिर अमाउंट आपको शो कर देना है कितना, 87,10,000, 87,10,000। ओके, 70 लाख डिवाइड बाय 50 किया एम प्लस, 5 लाख डिवाइड बाय 10 किया एम प्लस, 15 लाख डिवाइड बाय 15 किया एम प्लस, एमआरसी 290, और 290 को मैं क्या कर देता हूँ, 90 लाख में से माइनस कर देता हूँ 87,10,000, करेक्ट है। तो इस तरीके से बिल्डिंग का कैरिंग अमाउंट बैलेंस शीट में शो होगा 87,10,000, सिंपल। तो कंपोनेंट पे डेप्रिशिएशन अलग अलग चार्ज होगा, लेकिन बैलेंस शीट में आप क्या करेंगे, इस तरीके से ही शो करेंगे। बिल्डिंग अलग अलग नहीं लिखना, स्ट्रक्चर इतना, लिफ्ट इतना, एसी प्लांट इतना, नहीं भैया, बिल्डिंग किधर गया वरना पता ही नहीं चलेगा। बिल्डिंग लिखना, बैलेंस शीट में लिखना बिल्डिंग है हमारी पीपी और 90 लाख उसकी कॉस्ट है, करंट ईयर का डेप्रिशिएशन 290 है, कैरिंग अमाउंट 87,10,000, सिंपल। ओके, आगे बढ़े क्या, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये चेंज इन बाद में पढ़ते हैं, ये 2 आइटम और पढ़ लेते हैं। एनुअल रिव्यू एज पर, ताकि क्वेश्चन कर पाएंगे हम। एनुअल रिव्यू एज पर इंड AS 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर, ये क्या चक्कर है।
सर क्या होता है, जैसे आपने एस्टिमेशन लगाया कि हम 8 साल में एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे या 10 साल में डेप्रिशिएट करेंगे। आगे चल के क्या हो गया, आगे चल के मान लो आपके वो यूजफुल लाइफ का जो एस्टिमेशन था वो बदल गया। आगे चल के आपको लगा नहीं जी 10 साल नहीं 8 साल ही है उसकी यूजफुल लाइफ, या 10 साल नहीं 15 साल है उसकी यूजफुल लाइफ। अच्छा, रेजिडुअल वैल्यू भी एस्टिमेट किया होगा आपने डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए, बिल्कुल किया होगा। आगे चल के 3 साल बाद लगा कि नहीं जी रेजिडुअल वैल्यू तो ये अमाउंट नहीं ये अमाउंट होना चाहिए, रेजिडुअल वैल्यू में चेंज आ गया। या फिर आगे चल के किसी डेप्रिसिएशन मेथड में चेंज आ गया, एसएलएम नहीं डब्ल्यूडीवी लगाएंगे, प्रोडक्शन यूनिट मेथड लगाएंगे, जो भी। अगर डेप्रिसिएशन मेथड में चेंज आएगा, अगर ऐसा कोई भी चेंज हो जाए चाहे डेप्रिसिएशन मेथड हो चाहे यूजफुल लाइफ हो, रेजिडुअल वैल्यू में कोई चेंज आ जाए। अब कौन बोला है ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट कैसे चेंज होगी, ओरिजिनल कॉस्ट तो लग गया उसमें नहीं, डेप्रिसिएशन मेथड, रेजिडुअल वैल्यू और यूजफुल लाइफ, ऐसा कोई भी फैक्टर में चेंज आता है जिसकी वजह से हमारा डेप्रिसिएशन इफेक्ट हो, जैसे हमारा डेप्रिसिएशन इफेक्ट हो, तो क्या करना होगा आपको, सिंपली ऐसे कोई भी फैक्टर की वजह से अपने को हर साल फाइनेंशियल ईयर एंड में अपने को क्या करना होगा, इनको रिव्यू करना होगा और देखना होगा अगर कोई चेंज है क्या, अगर कोई चेंज है तो उसको क्या माना जाएगा, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स माना जाएगा। क्या बोलेंगे उसको, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। ये पढ़ेंगे कहां पर, ये सब अपन किधर पढ़ते हैं, इंड एस 8 में पढ़ते हैं। किधर पढ़ते हैं, इंड एस 8 पढ़ेंगे। इंड एस 8 क्या नाम है उस इंड एस 8 का, अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स, तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और एरर्स। तो अगर कोई डेप्रिसिएशन मेथड चेंज हो रहा है, यूजफुल लाइफ चेंज हो रहा है, रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से आपका फ्यूचर डेप्रिसिएशन इफेक्ट होगा, उसे हम क्या कहेंगे, इन चेंज को क्या कहा जाएगा, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बोला जाएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूं इससे फ्यूचर डेप्रिसिएशन इफेक्ट होगा, इसका मतलब इसका जो इफेक्ट आएगा प्रोस्पेक्टिव आएगा, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव, इन फ्यूचर, है ना। इसका इफेक्ट मतलब फ्यूचर से आएगा, मतलब अब तक जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया उसमें कोई चेंज नहीं करना है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देना है, अब फ्यूचर में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ये देखना होगा। चलिए डन है क्या, बिल्कुल सर ये चीज भी डन है। आगे बढ़े, डी रिकॉग्निशन, बुक से आप डी रिकॉग्नाइज कब कर दोगे एसेट को, तो कहा एसेट को आप डी रिकॉग्नाइज कर देना अगर व्हेन एसेट बेच दिया जाए या नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड। ऊपर डेप्रिसिएशन में भी पढ़ा था अपन ने, या तो आप बेच दो या आपको लगे अब ये कोई काम की नहीं है ना, यहाँ पे लिखा था मैंने सेल, यहाँ पे मैंने लिखा था काम की नहीं मतलब राइट ऑफ कर दो, ओके, तो आप डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। डी रिकॉग्निशन पे क्या होता है, गेन और लॉस कुछ भी हो सकता है, मतलब जितने में आपने बेचा कुछ बेचने से मिला तो ठीक, माइनस कैरिंग अमाउंट, जो भी गेन या लॉस होगा उसे कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पी&एल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ओके, मतलब बुक वैल्यू वर्सेस सेल प्राइस, वैसे बचपन में पढ़ते थे ना सेल वैल्यू या सेलिंग प्राइस माइनस बुक वैल्यू, बुक वैल्यू को ही तो कैरिंग अमाउंट बोलते हैं, बुक वैल्यू ही अब क्या है, कैरिंग अमाउंट। ओके, बैलेंस शीट में कितना वैल्यू शो हो रहा है, दैट इज कैरिंग अमाउंट। डन, तो ये हमने नोट से कवर कर लिया। अब क्या करेंगे सर, अब हम करेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8 से। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8, shipping company is required by law to bring all its ships into dry dock every 5 years for a major inspection and overhaul. Okay, overall expenditure might at first sight seems to be a repair to the ships, but it is actually a cost incurred to get the ship back into a seaworthy condition. As such, the cost must be capitalized. अगला खुद बोल रहा है कि भाई ये जो हम करवा रहे हैं मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरहॉल, आपको इसको क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। अब कितने टाइम में करवाना पड़ता है ये हर 5 साल में अपने को करवाना पड़ता है। ओके, a ship that cost 40 crore with 20 year life must have a major overhaul every 5 year। अच्छा, तो शिप जिसकी लाइफ कितनी है 20 साल है, लेकिन ओवरऑल कितने टाइम में करवाना पड़ेगा, हर 5 साल में ओवरऑल करवाना पड़ेगा। और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ फर्स्ट ओवरऑल ये भी बता रखा है आपको बाइफर्केशन दे रखा है कि भैया जब आपने फर्स्ट टाइम जब शिप खरीदा था तो उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 करोड़ है। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ फर्स्ट ओवरऑल इज 10 करोड़। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द फर्स्ट 5 ईयर एंड कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ द 5th ईयर। बड़ा सिंपल है, डेप्रिसिएशन कंपोनेंट वाइज चार्ज होगा, कंपोनेंट अकाउंटिंग आपको फॉलो करना है।
कंपोनेंट अकाउंटिंग आपको फॉलो करना होगा। ओके, और कैरिंग अमाउंट देख लेंगे, दोनों का जितना भी डेप्रिसिएशन लग रहा है अलग अलग, उसे शिप की वैल्यू में से लेस कर दिया जाएगा। नाउ करें क्वेश्चन नंबर 8, देखो जरा। कर रखा है सर? अरे मेरे पास सब लिखा हुआ, अलग अलग बैचेस होते हैं, सब लिखा हुआ रहता है, टेंशन नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। अब जैसे दिखता है ना, कई बच्चों की इच्छा होती है, अरे सर फटाफट दिखा दो, हमको लिखा हुआ दे दो। अरे भैया लिखेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे ना, तो कुछ नहीं है। लिख लिख कर नहीं पढ़ोगे तो कभी ना प्रैक्टिकल ना थ्योरी, कुछ नहीं होने वाला। टाइम लेता है, लिख लिख कर पढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन वो एक बार लगता है, एक बार टाइम लग रहा है, लेकिन आगे चल के आपको रिवाइज करने में, उसको रिटेन करने में कहीं तकलीफ नहीं होगी। 40 करोड़ है, 40 करोड़ में दो कंपोनेंट हमने डिसाइड कर लिए यहाँ पर। एक तो कहा मेजर ओवरहॉल, इंस्पेक्शन एंड ओवरहॉल, और दूसरा शिप। ओके, एक तो शिप अदर देन मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरऑल। ओके, और ये क्या आ जाएगा, ये दूसरा कंपोनेंट मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरऑल। ओके, तो 40 करोड़ में कहा कि फर्स्ट कॉस्ट जो है मेजर इंस्पेक्शन की वो है 10 करोड़। इसका मतलब बाकी जो बचा वो कितना, 30 करोड़। 30 करोड़। ओके जी, 30 करोड़ कैसे आया? 40 करोड़ में से 10 करोड़ हटा दो। बताओ, ये भी बताना पड़ेगा। 40 में से 10 हटाया, 30 आ गया, सिंपल। अब डेप्रिसिएशन कितना आप चार्ज करेंगे, अमाउंट टू बी चार्ज या डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज। डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज कितना चार्ज करोगे हर साल फॉर फर्स्ट 5 ईयर? फॉर फर्स्ट, क्योंकि 5 साल बाद इंस्पेक्शन होगा, उसकी कॉस्ट कितनी आएगी वो सब कुछ नहीं है, अपने को उस पर दिमाग नहीं लगाना। फॉर फर्स्ट 5 ईयर आप डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे फर्स्ट 5 ईयर्स? जो 30 करोड़ है, 30 करोड़, उसका लाइफ कितना, 20 साल, 20 ईयर्स में उसको अलोकेट करना। और ये जो 10 करोड़ है मेजर इंस्पेक्शन, ये कितने टाइम में होगा, 5 साल में होगा, तो इसको 5 साल में अलोकेट करना, 5 ईयर्स में। ओके, लगा दो टोटल, तो 30 डिवाइड बाय 20 एम प्लस, और देन 10 डिवाइडेड बाय 5 एम प्लस, एमआरसी किया 3.5, तो हर साल 3.5 करोड़ का डेप्रीशिएशन चार्ज होगा। पर एनम जरूर लिख देना, पर एनम जरूर, पता चले पूरे 5 साल का तुमने ऐसा कर दिया, नहीं। ओके, फिर पूछा था, अच्छा ये तो फर्स्ट पार्ट में पूछा था, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द फर्स्ट 5 ईयर, स्टार लगा दो, फर्स्ट लगा दो, जो भी है फर्स्ट। फिर पूछा कैरिंग अमाउंट, एट द एंड ऑफ 5th ईयर। कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 5th ईयर, 5th ईयर के एंड में कैरिंग अमाउंट कितना होगा? तो कैरिंग अमाउंट का ऐसा देखो, जो भी शिप की ओरिजिनल कॉस्ट है, मैंने कहा था कैरिंग अमाउंट कैसे जाएगा, टोटल में देखना। शिप की जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो 40 करोड़ थी। बैलेंस शीट में तो कंप्लीट ऐसा अलग अलग कंपोनेंट वाइज थोड़ा लिखेंगे, पूरा एक शिप लिखा जाएगा 40 करोड़ का, लेस डेप्रिसिएशन, लेस कर देना क्या, डेप्रिसिएशन कितना सर, डेप्रिसिएशन 3.5 करोड़, 3.5 करोड़। ओके, लेस करोगे, अमाउंट आ जाएगा कितना, 36.5, 36.5 करोड़। ऐसा कर दिया तो फिर गलत हो जाएगा, क्यों, है ना, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। अरे
5th ईयर के एंड में देखना ना कैरिंग अमाउंट, और हमने निकाला 1 साल का डेप्रिसिएशन और वो लेस करके दिखा दोगे तो ये तो 1 साल बाद का कैरिंग अमाउंट आ गया ना। किस किसने ऐसा किया, किस किसने ऐसा किया? अभी के अभी मन में खुद से सॉरी बोलो, अभी मन में खुद से सॉरी बोलो, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी। बिल्कुल, तो क्या करने का, ध्यान देने का। किसी ने ऐसा किया तो हो गया गड़बड़। भैया 3.5 करोड़ का जो डेप्रिसिएशन है वो 1 साल का है, बोला था पर एनम, पर एनम। तो 3 साल में कितना डेप्रिशिएट हो जाएगा, सॉरी 5 साल में कितना डेप्रिशिएट हो जाएगा, 5 ईयर्स सर। 3.5 इंटू 5 17.5, 17.5 करोड़, और बचेगा कितना, 22.5 करोड़, 22.5 करोड़। ओके जी, डन, सिंपल। चलिए, तो ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, हमको लगता है कि हम सही करके आए, अरे वाह बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन सिली मिस्टेक्स इनको कह सकते हैं, हो जाती हैं, ध्यान रखें हर चीज का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। 15 तक देखो आसान आसान क्वेश्चन ही हैं। अरे सर आप आसान कह रहे हो, ये 11 देखो, साइज देखो इसकी 11 की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसान ही है। 21 क्वेश्चन है टोटल, टाइम लगेगा ना, अभी 1-2 क्लासेस और जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं, MS Limited has acquired a heavy machinery at a cost of 1 करोड़। एक मशीनरी खरीदा 1 करोड़ में विद नो ब्रेकडाउन ऑफ द कंपोनेंट पार्ट। अच्छा, इस बार इसने कोई ब्रेकडाउन नहीं दिया कंपोनेंट पार्ट, पिछली बार तो बोला था 30 करोड़ शिप का, 10 करोड़ इंस्पेक्शन का। अभी 1 करोड़ वर्थ है, 1 करोड़ इसका वैल्यू है मशीनरी का, लेकिन कोई ब्रेकडाउन नहीं, नो ब्रेकडाउन। अच्छा, कोई ब्रेकडाउन नहीं है ऑफ द कंपोनेंट पार्ट्स। द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 10 ईयर, 10 साल इसकी लाइफ है। एट द एंड ऑफ 6th ईयर वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट द टर्बाइन रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट। अच्छा, आगे जाके बोलता है कि भैया हमारा एक कंपोनेंट भी है, मेजर कंपोनेंट, दैट इज टर्बाइन। मेजर कंपोनेंट टर्बाइन, उसको क्या चाहिए एट द एंड ऑफ 6th ईयर, रिप्लेसमेंट चाहिए। मैंने कहा अच्छा, तो एक कंपोनेंट रिप्लेस होगा 6th ईयर के एंड में, मतलब इसकी लाइफ 6 साल रही। हाँ, एज फर्दर मेंटेनेंस इज अनइकोनॉमिकल, उसको आगे मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, तो रिप्लेस करना होगा। द रिमाइंडर ऑफ मशीन इज परफेक्ट, बाकी मशीन अच्छा है, एंड इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर, अगले 4 साल चलेगा जैसा कि उसका लाइफ था। द कॉस्ट ऑफ न्यू टर्बाइन, अब नया टर्बाइन का कॉस्ट दे रखा है 45 लाख, मतलब 6 साल बाद का ही, 6 साल बाद का जो टर्बाइन तुमने खरीदा नया, वो 45 लाख का था, अभी का नहीं बताया, अभी कितना टर्बाइन का वैल्यू है वो वेंडर ने हमको नहीं बताया। हाँ, लेकिन 6 साल बाद 45 लाख रुपए लगे, और डिस्काउंट रेट तुमको दे रखा है कितना, 5%। डिस्काउंट रेट तुमको दे रखा है 5%। तो सिंपली कोई फ्यूचर वैल्यू है, कोई फ्यूचर वैल्यू है, तो क्या तुम उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? बिल्कुल, बोला ना, अगर बाइफर्केशन क्लियरली नहीं दे रखा होगा तो किसी न किसी प्रोफेशनल एस्टिमेट के बेसिस पर हम क्या करेंगे, बाइफर्केशन करेंगे। तो 6 साल बाद जो 45 लाख रुपए वो आज कितना होगा पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। Analyze whether the cost of new turbine can be recognized as an asset, and if yes, then apply the accounting treatment relevant to it. बताइए, क्या cost of new turbine, whether the cost of new turbine can be recognized as an asset, क्या इसे asset माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। And if yes, then apply the accounting treatment relevant to it. क्या accounting treatment होने वाला है वो बता दीजिए। तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। सर जब हमने खरीदा था टरबाइन तब तो हमें पता ही नहीं था, बाइफर्केशन बिल्कुल नहीं पता था, तुमको पता ही नहीं था बाइफर्केशन अलग अलग, तुमने तो फिर एक बात बताओ, अगर तुमको पता ही नहीं था तो क्या तुमने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट डे से कंपोनेंट अलग अलग कर दिए होंगे क्या, कि ये कंपोनेंट फर्स्ट, ये टरबाइन इस पर 6 साल में डेप्रिशिएट होगा, इस पर 10 साल डेप्रिशिएट होगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा तुमने नहीं किया होगा कि 10 साल में डेप्रिशिएट हो रहा है, ये 6 साल में डेप्रिशिएट हो रहा है, नहीं, तुमको पता ही नहीं था अलग अलग कंपोनेंट। वो तो 6 साल बाद पता चला, 6 साल बाद पता चला कि अच्छा टरबाइन खत्म हो गया है, 6 साल ये मेजर कंपोनेंट था इसका, वो 6 साल बाद खत्म हो गया। अच्छा, अब क्या करें सर?
अब उस टाइम का काउंटिंग करना पड़ेगा। अब अपने को बैक डेट में जाके देखना पड़ेगा, मतलब जब अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसा बनाऊं कि भाई एक मशीनरी थी, जब मैंने मशीनरी खरीदा था तो नो सेपरेट कंपोनेंट्स आर आइडेंटिफाइड। नो सेपरेट कंपोनेंट्स आर आइडेंटिफाइड, अलग से कोई कंपोनेंट हमने आइडेंटिफाई नहीं किया था। ओके, कब? फर्स्ट डे लिख सकते हो, है ना, फर्स्ट डे। फिर 6th ईयर के एंड पर, टोटल इसका लाइफ था 10th ईयर, 10 इयर्स, तो ईयर 10 एस्टिमेशन था। तो हमने डेप्रिसिएशन भी कैसे लगाया होगा, इस पूरी मशीनरी की वैल्यू पे 10 साल के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगाया होगा। लेकिन 6th ईयर के एंड में हमको पता चला क्या, देयर इज मेजर कंपोनेंट, देयर इज मेजर कंपोनेंट, ठीक है, टरबाइन, शुड बी रिप्लेस्ड, उसको रिप्लेस करना है, एंड न्यू टरबाइन should be purchased। तो अब आपको कंपोनेंट अकाउंटिंग याद आया यहां पर आकर, तो भाई तुमको फिर क्या करना पड़ेगा, बैकडेट से यहां पर देखना पड़ेगा कि इसमें टरबाइन का कितना वैल्यू था और बाकी कितना वैल्यू था, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर पाएंगे, जो पुराना वाला टरबाइन है उसका कैरिंग अमाउंट पता कर पाएंगे, और उसके बाद न्यू वाले टरबाइन का कॉस्ट, पुराने जो टोटल मशीनरी की वैल्यू उसमें हम ऐड कर पाएंगे। देखो कैसे होगा, कैसे होगा, देखो लिखते हैं। ये लिख लेना सर, लिखना है हमको, हाँ बिल्कुल लिखना है यार, तुम्हारे नॉलेज के लिए। पहले कोई सेपरेट कंपोनेंट आइडेंटिफाई नहीं था, 6th ईयर के एंड में हमें पता चला। अच्छा, पहले पता होता तो मैं क्या करता, इस पर जो टरबाइन था उस पर पहले से ही क्या करता, 6 साल के अकॉर्डिंग ही डेप्रिसिएशन चार्ज करता, लेकिन मैंने पहले ऐसा नहीं किया है। देखो लिख देता हूं, स्टैमक, द न्यू टरबाइन, द न्यू टरबाइन the new turbine will produce, उसने बोला ट्रीटमेंट बता दो, तो ट्रीटमेंट मतलब कैसा, लैंग्वेज लिख देते हैं थोड़ी सी और कुछ कैलकुलेशन दिखा देंगे। विल प्रोड्यूस टू, हाँ जी, द, ठीक है, न्यू टर्बाइन विल प्रोड्यूस टू एमएस लिमिटेड एंड कॉस्ट इज मेजरेबल, मतलब सिंपल इतना सा लिख दो ना, एमएस लिमिटेड उसका कंपनी का नाम है, द न्यू टर्बाइन। अच्छा, किसी एसेट को रिकॉग्नाइज कब किया जाता है सर, जब एक तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिलेगा, और दूसरा क्या, आपको कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली। तो कॉस्ट तो हमको पता है, कैसे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल विल प्रोड्यूस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू एमएस लिमिटेड, एमएस लिमिटेड को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करवाएगा, एंड कॉस्ट इज मेजरेबल, कॉस्ट इज मेजरेबल, कॉस्ट को आप मेजर कर सकते हैं, हेंस, हेंस द आइटम शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। तो पहले हमने आंसर दे दिया, क्या इसे एसेट के तौर पे मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना है, बिल्कुल, द आइटम शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट, एज एन एसेट। ओके, डन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ट्रीटमेंट करना क्या है वो बता देते हैं।
कॉस्ट ऑफ आप लिख सकते हैं, ये जैसे ये हो गया, अब आप लिख दो ट्रीटमेंट, ऐसा लिख दो ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या है? कॉस्ट ऑफ न्यू टर्बाइन, कॉस्ट ऑफ न्यू टर्बाइन will be added to, will be added to the carrying amount of machinery, to the carrying amount of machinery and carrying amount of old turbine, carrying amount of old turbine उसका क्या किया जाएगा? कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड टर्बाइन उसका क्या किया जाएगा? उसको अपनी बुक से हटाना होगा, तो उस कैरिंग अमाउंट को क्या करना होगा? विल बी डी रिकॉग्नाइज कर दो फ्रॉम द बुक्स, या ऐसा लिख दो विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम, will be reduced from carrying amount of machinery. ओके, तो पुराना वाला तो हटा देना, नया वाला को ऐड कर देना है। ओके, अब बात आती है कि सर कैरिंग अमाउंट है कितना? कैरिंग अमाउंट आखिर है कितना ऑफ ओल्ड टर्बाइन? ये पता नहीं, ये स्पेलिंग हर बार एन क्यों लिखता हूं, पहले टर्न। कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड टर्बाइन, कैरिंग अमाउंट कितना होगा? सर ओरिजिनल वैल्यू तो दे नहीं रखा हमको, ओरिजिनल बाइफर्केशन तो दे नहीं रखा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? किसी न किसी बेसिस पे वैल्यू पता करना पड़ेगा। तो लिखते हैं सिंस ओरिजिनल इनवॉइस for the machine did not specify the cost, did not specify the cost of the turbine, the cost of the turbine। हाँ, अभी सही लिखा सर। Since the original invoice of a machine did not specify the cost, original invoice में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, we have to estimate value of old turbine, value of old turbine। हमको क्या करना पड़ेगा? ओल्ड टर्बाइन की वैल्यू को एस्टिमेट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन अवेलेबल डेटा, बेस्ड ऑन अवेलेबल डेटा। ओके, सो कैसे पता करेंगे? न्यू टर्बाइन की कॉस्ट हमको दे रखी है, कॉस्ट ऑफ न्यू टर्बाइन 45 लाख रुपए 6 साल बाद, 6 साल बाद। डिस्काउंटिंग रेट भी दे रखा है आपको, कितना? 5%। डिस्काउंटिंग रेट कितना? 5%। सो बेस्ट एस्टिमेट क्या रहेगा फॉर द कॉस्ट ऑफ ओल्ड टर्बाइन? सो द बेस्ट estimate for cost of old turbine सिंपली प्रेजेंट वैल्यू पता कर देंगे हम। 45 लाख 6 साल बाद लग रहे हैं ना, तो हम इसका प्रेजेंट वैल्यू पता कर देते हैं, डिवाइड बाय 1.05
5⁶। ओके, तो ये आएगा 45 लाख डिवाइड बाय 1.05 इक्वल टू एक बार 2 3 4 5 6 33,57,969। ठीक है, अब या तो आप पूरा ले लो या फिर आप क्या करोगे 1 डिवाइड बाय 1.05 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 किया, फिर जो वैल्यू आया 6 ईयर का पी फैक्टर 1 डिवाइड बाय 1.05 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 6 ईयर का पी फैक्टर आया कितना 0.7462। हाँ, तो इस डिजिट को लेकर 0.7462 अगर आप इतना लेते हैं और 45 लाख से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 33,57,900 आ रहा है। सर हम कितना भी ले सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, बिल्कुल चलेगा। 33,57,900 मैंने ले लिया। ओके, तो ये बेस्ट एस्टिमेट निकला। और अब मेरे को कैरिंग अमाउंट पता करना है, कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड टर्बाइन। तो कैरिंग अमाउंट कितना होगा ऑफ ओल्ड टर्बाइन आज? सर एक बात बताओ, उसको 6 साल में डेप्रिशिएट कर रहे हो कि तुम 10 साल में डेप्रिशिएट कर रहे हो? सर यहां पर तो हमको अलग अलग कंपोनेंट पता ही नहीं था, तो हमने इस वैल्यू पे क्या किया होगा, इन 6 सालों में 10 साल के अकॉर्डिंग ही डेप्रिशिएट किया होगा। पहले से पता होता कि अलग कंपोनेंट है तो चलो मैं टरबाइन पे 6 साल का डेप्रिशिएशन 6 साल के अकॉर्डिंग ही लगाता, लेकिन मुझे पता ही नहीं था, अलग अलग मैंने एस्टिमेट ही नहीं किया लाइव, तो मैंने 10 साल के अकॉर्डिंग ही डेप्रिशिएशन चार्ज किया है ओल्ड टरबाइन पर भी। तो अभी 3357 कितना है, 3357 900 ओल्ड टरबाइन का अमाउंट कब? स्टार्टिंग में, जब स्टार्टिंग में था कितना मशीन का वैल्यू? सर 1 करोड़। कितना? 1 करोड़। उस 1 करोड़ में 33,57,900 अलग है। ओके, मतलब इसके अंदर 1 करोड़ में से ही हटाएं क्या, 1 करोड़ में से ही हटाएं तो 66,42,100 अलग हो गया और 33,57,900 अलग हो गया। ठीक है, बट हमको अलग अलग कंपोनेंट नहीं पता था, तो हमने पूरा 10 साल पे डेप्रिशिएट किया होगा कि नहीं किया होगा। अब मेरे को ये देखना टरबाइन का वैल्यू कितना है 10 साल के अकॉर्डिंग। 33,57,900 इस वैल्यू पर इन 6 साल में कितना डेप्रिशिएशन लगा है, तो 10 साल में एलोकेट करना था। यूज लास्ट में स्क्रैप वैल्यू कुछ दे नहीं रखा है, 10 साल में एलोकेट करना था, 6 साल में कितना एलोकेट हो गया होगा देख लेते हैं, माइनस कर दो, ये आएगा इंटू 6/10, 33,57,900 इंटू 6/10 किया। ओके, माइनस करके देखा 13,43,160, 13,43,160। डन, सिंपल, कैरिंग अमाउंट आ गया ओल्ड टरबाइन का। नेक्स्ट सर ये आया वैल्यू यहां पर, कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड टरबाइन, जिसको आपको रिप्लेस करना, अब नया पता ही आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अपन क्या कैरिंग अमाउंट ऑफ न्यू मशीन पता कर सकते हैं, कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन, कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट लिख दे, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट of machinery at the end of 6th year, at the end of 6th year। ओके, 6th ईयर के एंड में रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना होगा? क्या करना था, जो भी कैरिंग अमाउंट है मशीनरी का 6th ईयर के एंड में, कैरिंग अमाउंट 6th ईयर के एंड में कैसे पता चलेगा? सबसे पहले कॉस्ट एट इनिशियल मेजरमेंट, कॉस्ट एट इनिशियल मेजरमेंट कितना था? 1 करोड़। 1 करोड़ रुपीज यहां पे लिख दो, सब में काम आ जाएगा, 1 करोड़। 6 साल में डेप्रीशिएशन कितना लगा, तो लेस कर देते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन फॉर 6 इयर्स, फॉर 6 इयर्स।
ओके, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर 6 ईयर्स कितना, 1 करोड़ था, 10 साल इसकी लाइफ थी, तो 6 सालों में कितना डेप्रिशिएट हो गया होगा, 60 लाख डेप्रिशिएट हो गया, 60 लाख डेप्रिशिएट हो गया, और अब वैल्यू बचा कितना, 40 लाख, 40 लाख कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 6th ईयर, कैरिंग अमाउंट at the end of 6th ईयर। फिर अब आप क्या कर रहे हो, जो पुराना टरबाइन उसको हटा रहे हो, तो उसका कैरिंग अमाउंट माइनस कर दो, उसका जो भी कैरिंग अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड टरबाइन, ये आप बुक से डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड टरबाइन कितना, 1343,160। पहले हमने स्टार्टिंग में देखा 45 लाख के बेसिस पर, पहले देखा कि इनिशियल मेजरमेंट में टरबाइन का वैल्यू कितना है, और फिर उसमें 6 साल का डेप्रिसिएशन लेस करके कैरिंग अमाउंट पता कर लिया 6 ईयर के एंड का, 1343,160। 1343,160, तो 40 लाख में से जो टरबाइन का वैल्यू था, कैरिंग अमाउंट, वो हटा दिया। ओके, अब ऐड क्या कर देना, कॉस्ट ऑफ न्यू टरबाइन, कॉस्ट ऑफ न्यू टरबाइन कितना सर, 45 लाख, 45 लाख। ओके डन, ये आ गया रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 6th ईयर। ओके, अब फ्यूचर में डेप्रिसिएशन वगैरह सब इस पर चार्ज होगा ना, क्योंकि वैल्यू चेंज हो गई, जब भी कोई वैल्यू चेंज होती है रिवेल भी किया जाता है, तो अब फ्यूचर ईयर्स पे उसका इम्पैक्ट आएगा कितना, 71,56,840। लेकिन अगेन डेप्रिसिएशन पता है ना, अब तुमको पता है, तो अब हम कंपोनेंट वाइज ही लगाएंगे, कंपोनेंट वाइज ही लगाएंगे। रिमेनिंग 4 ईयर्स है, अगर 4 साल ही है तो पूरे पे 4 साल में एलोकेट कर देना, और अगर अभी भी अलग अलग बताया अगला तो अलग अलग कर देना, हमको कुछ नहीं करना, हमको कुछ नहीं करना, हमको तो बस 40 लाख माइनस डी रिकॉग्नाइज किया 1343,160, और रिकॉग्नाइज किया 45 लाख 45 लाख 71,56,840। डन, चलिए डन है क्वेश्चन नंबर 9। तो आई होप तुमको ये चीज समझ में आ गई होगी कि भैया पहले जब मशीनें खरीदा था तो सेपरेट कंपोनेंट नहीं था, तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, 1 करोड़ की जो मशीनरी थी उस पर डेप्रिसिएशन लगाया, पहले साल 10 लाख, दूसरे साल 10 लाख, तीसरे साल 10 लाख, ऐसे 6 साल तक टोटल 60 लाख डेप्रिसिएशन लगाया, और अब वो मशीनरी 40 लाख की है। फिर पता चला कि भैया एक कंपोनेंट अलग था टरबाइन, उसकी तो लाइफ ही 6 साल में खत्म हो गई, तो मैंने कहा अच्छा फिर तो वो खरीदना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, तो कितने लगे, 45। मैंने कहा अच्छा, फिर इसका मतलब उस टाइम इसकी कीमत कितनी रही होगी, फर्स्ट स्टार्टिंग में 33,57,900 इसकी कीमत रही होगी, और वो डेप्रिशिएट हो गया, अब कितना हो गया 1343,160। तो मैंने कहा भैया 40 लाख में से वो 1343,160 वाला अमाउंट तो हटा दो, क्योंकि अब वो टरबाइन खत्म हो गया, उसको रिप्लेस करना है अपने को। ओके, तो माइनस करना होता है कैरिंग अमाउंट ऑफ कंपोनेंट रिप्लेस्ड, प्लस क्या कर देना होता है, कॉस्ट ऑफ न्यू कंपोनेंट, ऐड कर दोगे कैरिंग अमाउंट आ जाएगा रिवाइज्ड। डन, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। तो आज एक काम करते हैं, अपन यहां तक ही रखते हैं, आगे क्वेश्चन हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।